आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेशनल इनकम? It is the total value of all the final goods and services which are produced by the normal residents of the country during a financial year, which is measured in monetary terms. So जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं उन सब के टोटल को ही नेशनल इनकम बोलते हैं. एंड हु ऑल आर द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री? They are those people who are the citizens of India or whose economic interest lies in India for more than 1 year. They all are included in the normal residents of the country. So next is method of finding national income. There are three methods of finding national income. First is income method, second expenditure method, and third is production method. We will study about all of them through an example. Let's see this example. सपोज इकोनॉमी के अंदर हम सिर्फ एक ही कार प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम एक ही कार का एग्जाम्पल लेके तीनों मेथड्स को समझेंगे. तो पहले क्या है कि सपोज एक ही कार हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उस कार को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके हमने एक कार को प्रोड्यूस किया. अब उस कार को प्रोड्यूस करने में हमारे लग गए ₹5 लाख. तो ये 5 लाख क्या है? इकोनॉमी की प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन जो इकोनॉमी में हमने की है वो है 5 लाख की. सो प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम क्या बनेगी? 5 लाख. सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन मेथड. अब अगर हम बात करते हैं कि इस कार को एक कंज्यूमर है ई, उसने परचेज कर लिया. तो कंज्यूमर ई ने अपनी पॉकेट से कितने पैसे निकाले? 5 लाख उस कार को परचेज करने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड दिस 5 लाख वुड बिकम नेशनल इनकम एंड इट वुड बी द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर. तो ये था प्रोडक्शन मेथड जिसके अकॉर्डिंग हमारी 5 लाख थी नेशनल इनकम. एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि हमारी नेशनल इनकम 5 लाख ही है. अब क्योंकि हमारी एक्सपेंडिचर 5 लाख का हो चुका है, अब वो 5 लाख बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमने यूज़ किए थे इस कार को प्रोड्यूस करने में, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो वो 5 लाख किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए? लैंड को हमने दिए 2 लाख एज रेंट, लेबर रिसीव 1 लाख एज वेजेस, कैपिटल रिसीव 1 लाख एज इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर रिसीव 1 लाख एज प्रॉफिट. तो ये क्या हो गई? हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम. सो इस इनकम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल हमारा 5 लाख आता है. तो वो 5 लाख हमारा क्या हो गया? नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 5 लाख जितना हमने प्रोड्यूस किया था उसी को लोगों ने परचेज़ किया तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और उसी से हमने बाकी डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी तो वो हमारा इनकम मेथड हो गया. तो इन तीनों मेथड से ही हमारी नेशनल इनकम क्या आ रही है? 5 लाख. इट टेल्स अस दैट these production method, expenditure method and income method, they are used to calculate the national income and they can be used interchangeably. So इससे हमें क्या पता चलता है कि either we calculate the national income with production method or expenditure method or income method, the value of national income will be 5 lakh. Now let us understand production method of calculating national income. प्रोडक्शन मेथड को समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं जीडीपी क्या होता है. GDP, it is the money value of all the final goods and services that are produced within the domestic territory of the country during a financial year. मनी वैल्यू उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है. सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं. उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उनकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं. और वो गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होनी चाहिए. डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? जो कि हमारी बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो हमारे इंडिया की एक्सक्लूसिव जोन में इंक्लूड होता है. तो पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड अब्रॉड, प्लस जो एयरक्राफ्ट होते हैं इंडिया के, शिप्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एक्सेट्रा दैट आर ओन्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री. तो उन सभी को हम किस में इंक्लूड करते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में. तो होता है जीडीपी. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएनपी. इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. तो जो कि हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन की है वो जीएनपी ही होता है. तो जीएनपी हम बेसिकली किसे बोलते हैं? नेशनल इनकम को ही जीएनपी बोला जाता है. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स वही जो हमारे कंट्री के सिटीजन होने चाहिए, दैट शुड बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया एज वेल एज their economic interest should lie in India for more than 1 year. तो ये होता है जीएनपी. अब हम बेसिकली जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझेंगे. जीडीपी में हमने वो सब गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करा है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, बट इट डजेंट मैटर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस और फॉरनर्स. ओनली व्हाट मैटर्स इज दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री.
एंड जीएनपी में हमने इंक्लूड करा नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स में वो सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो फॉरनर हो बट जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मोर देन 1 ईयर हो, तो वो सभी इंक्लूड होंगे। आइदर द गुड इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड बट बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, देन इट वुड बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। इसको हम समझेंगे एक और एग्जाम्पल से। सपोज दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया in which person A and B are residing. A are those people who are earning income in India. Income is earned by Indians. And B are those people who are foreigners. Income is earned by foreigners. Now, since the income is earned within the domestic territory of India, A and B both will be calculated under GDP. So, they both would be included while the calculation of GDP. A plus B, income which is earned by Indian as well as the income which is earned by foreigners, but both of them are earned in the domestic territory. So, it would be the GDP of our country. And suppose there is a person C. He is Indian who is earning abroad. दैट इज़ इनकम अर्नड बाय इंडियन फ्रॉम अब्रॉड। अब क्योंकि हमें पता है कि जो इनकम सी अर्न करेगा वो आएगी इंडिया में ही, बट जो बी अर्न करेगा वो जाएगी बाहर, इंडिया से बाहर। तो हम जीएनपी में क्या इंक्लूड करते हैं? जीएनपी में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि इनकम अर्न होती है बट बाय द इंडियंस और बाय द पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। सो हेयर दिस इनकम as well as this income would be included in the GNP. That is income earned by Indians as well as income earned by Indians who are living outside or who are living abroad. Here, this is the first equation and this is the second equation. Now subtracting first from second, what we will get? जब भी हम GNP में से GDP को माइनस करेंगे तो A plus C minus A plus B, and when these are subtracted then this equation is arrived, that is GNP is equals to GDP plus C minus B, and this C minus B is known as net factor income from abroad. This is known as net factor income from abroad, or we can say net primary income from abroad. So here what we can see is GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad. This is our first conversion. That is GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad, and GDP is equals to GNP minus net factor income from abroad. So this was our first conversion. Now we will be studying about gross and net. Net is equals to gross minus depreciation. Here depreciation refers to reduction in the value of capital goods due to the wear and tear or lapse of time or breakdown or obsolete technologies. जैसे भी कोई भी हमारी कैपिटल गुड्स है, कोई मशीनरी है, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, वो वेयर एंड टीयर हो जाती है और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, टाइम के साथ कम हो जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। तो नेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। अब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एनडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी से ही एनडीपी बना है, जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हेयर डिफरेंस इज ग्रॉस एंड नेट। अब अगर हमें नेट को फाइंड आउट करना है तो हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is equals to gross domestic product minus depreciation. Second is NNP, that is net national product, and GNP, that is gross national product. So NNP is equals to GNP minus depreciation. नेट को फाइंड आउट किया ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। अब सपोज हमें गिवन है एनडीपी एंड वी हैव टू फाइंड जीडीपी। सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? GDP is equals to NDP plus depreciation. GNP is equals to NNP plus depreciation. So this was the concept of gross and net. If we want to go into the net, we have to subtract depreciation from the gross item. Now, our next concept is GDP at factor cost, base price and market price. अब यहाँ पर हमें इन तीनों टर्म्स को ही अलग अलग समझना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। Now we will be studying this through a story. Suppose 2015. अब हम पहले स्टडी करेंगे 2015 से पहले की स्टोरी एंड 2015 के बाद की स्टोरी, बिकॉज 2015 वो ईयर था जहाँ पे बड़े सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी के अंदर किए गए थे।
So suppose in 2014-15 there was a factory which was producing a car worth rupees 5 lakh. A factory was producing a car worth rupees 5 lakh. So here we can see that this 5 lakh can also be called as factor cost, as this was produced using the land, labor, capital and entrepreneurship. So land would have received rent, labor would have received wages, on capital we got interest and entrepreneur have received profit. So this can be called as the income, or these are the cost through which we have produced this car. So factor cost is rent plus wages plus interest plus profit, एंड जब हम चारों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 लाख. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी फैक्टर कॉस्ट क्या आ गई 5 लाख रुपीज़. फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट यही होती है कि लैंड की कॉस्ट है रेंट, लेबर की कॉस्ट है वेजेस, कैपिटल की कॉस्ट है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट है प्रॉफिट. तो जब इन सभी कॉस्ट को हम मिला देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट. अब नाउ दिस कार, अब ये जो कार है ये हमें सेल करनी है. बिकॉज दिस हैज़ टू बी सेल, इसके ऊपर अब जीएसटी भी लगेगा. जीएसटी क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स. सो जीएसटी है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. अब क्या होगा कि सपोज जीएसटी हम देते हैं 1 लाख रुपीज़. अब गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी भी देगी, तो सब्सिडी सपोज 20K. तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. Indirect tax है 1 lakh and subsidy is 20K. So net indirect tax would be 80K. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को जब हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो उसी से हमारा क्या निकलता है मार्केट प्राइस. सो हेयर मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस. तो यहाँ पर हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख, बिकॉज 5 लाख इज द प्रोडक्शन, then it would be called as GDP, and GDP at market price would be factor cost plus GDP at factor cost plus NIT. GDP at factor cost is 5 lakh and NIT is 80K. So GDP MP would be 5,80,000. So this is our GDP at MP. सो इससे क्या पता चलता है कि ये वो कंसेप्ट है जो हमारे 2015 से पहले प्रेवलेंट था. 2015 से पहले हम फैक्टर कॉस्ट लेते थे और उसी में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट करते थे उससे हमारा मार्केट प्राइस आता था. बट नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट आफ्टर 2015 व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडियन इकोनॉमी. नाउ वी विल सी हेयर व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 2015. अब यहाँ भी हम सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया एंड उस फैक्ट्री ने क्या किया, एक 5 लाख की कार प्रोड्यूस करी जिसका प्रोडक्ट टैक्स दैट इज़ जीएसटी वो था 1 लाख रुपीज़ एंड प्रोडक्ट सब्सिडी इज़ 20K, जिससे हमने फाइंड आउट किया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज़ जीएसटी माइनस सब्सिडी, और वी कैन से प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी विच वॉज 1 लाख माइनस 20K. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर 80K. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि कंज्यूमर के ऊपर लगाए जाते हैं और कंज्यूमर के थ्रू वो सेलर तक पहुंचते हैं और फिर सेलर आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाता है. तो ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. जैसे कि जीएसटी लगाया जाता है सेलर के ऊपर, बट सेलर उसको इम्पोज करता है कंज्यूमर के ऊपर. कंज्यूमर से लेके सेलर फिर उसको आगे गवर्नमेंट तक प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को. तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि इट इज़ पेड टू द सेलर एंड द बर्डन ऑफ जीएसटी इज शिफ्टेड टू कंज्यूमर. बट आफ्टर 2015 व्हाट वाज डन, NDPT, it was a new type of tax that was included and it was added into the market price. So here we will be studying about NDPT, what was NDPT and what is the concept behind it. So now let us suppose the factory was set up. अब उसके ऊपर जो फैक्ट्री सेटअप किया उसके ऊपर भी क्या होता है, हमें टैक्सेस पे करने होते हैं और वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स. जो हमने कार प्रोड्यूस किया उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि कंज्यूमर से लिए थे. बट फैक्ट्री सेटअप करने के ऊपर जो भी टैक्सेस पे होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स. तो वो होते हैं प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी. सो सपोज प्रोडक्शन टैक्स है 30K एंड प्रोडक्शन सब्सिडी इज़ 10K. तो ये कौन होता है, ये ऑनर ही पे करते हैं. ये जो थे ये कंज्यूमर्स पे करते हैं और ये पेड बाय ऑनर, दीज आर पेड बाय ऑनर. तो यहाँ से मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या हो जाती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NDPT दैट इज़ प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी
plus net indirect tax, that is product tax minus product subsidy. So here is the difference between production and product. प्रोडक्शन अगर होगा तो वो एनडीपीटी का पार्ट होगा और प्रोडक्ट होगा तो एनआईटी का पार्ट होगा. एनडीपीटी होता है नेट डायरेक्ट प्रोडक्शन टैक्स जो कि ऑनर के ऊपर ही लगाया जाता है, एंड एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि कंज्यूमर के ऊपर लगाया जाता है. तो यहाँ से अगर हम एमपी फाइंड आउट करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट थी 5 लाख, प्रोडक्शन टैक्स वॉज 30,000 एंड प्रोडक्शन सब्सिडी वॉज 10K. तो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा नेट डायरेक्ट प्रोडक्शन टैक्स plus NIT, that is 1 lakh minus 20K. So 5 lakh plus 20K plus 80K, that is MP is 6 lakh. तो यहाँ से हमारा MP क्या निकला 6 lakh, जबकि पहले हमारा MP था 5,80,000. तो दिस 20K इट इज़ एडेड एडिशनली, जो कि किसके थ्रू ऐड हुआ है, NDPT के थ्रू ऐड हुआ है. तो यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है फैक्टर कॉस्ट प्लस NDPT प्लस NIT. अब फैक्टर कॉस्ट और NDPT को अगर हम इकट्ठे लिखें तो उसी को बोलते हैं बेसिक प्राइस. बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनडीपीटी. सो बेसिक प्राइस में हम लिखते हैं एनडीपीटी प्लस फैक्टर कॉस्ट. तो अगर हम खाली बेसिक प्राइस निकालेंगे तो एनडीपीटी दैट इज 20K एंड फैक्टर कॉस्ट दैट इज 5 लाख, तो 5.2 लाख हो जाता है बेसिक प्राइस. तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मिला के ही हम लिख सकते हैं बेसिक प्राइस. सो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस का ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था आफ्टर 2015, और 2015 से पहले था मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, जिसके अंदर एनडीपीटी भी एडेड नहीं था. बट जब फैक्टर कॉस्ट के हमने एनडीपीटी ऐड कर दिया उसको बोलते हैं बेसिक प्राइस, एंड व्हेन बेसिक प्राइस में एनआईटी को ऐड किया जाता है तो उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट.